Hello everyone, welcome you all here on my YouTube channel again. Today in this video आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है एक सब्जेक्ट है उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपकी सहमति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका कुछ डिस्कशन भी करेंगे इन हिंदी इन हैंड रिटन नोट्स हिंदी में लिखा हुआ है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। चलिए हम आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। यदि हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से देखें समझें तो उसमें निम्नलिखित गुण स्पष्ट होंगे। सबसे पहले हम अपने देश की कुछ परिस्थितियां जो हैं उनके गुण को देखते हैं। तो निःशुल्क शिक्षा हमारा फर्स्ट पॉइंट है। निःशुल्क शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उस समय शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। इस व्यय की पूर्ति राजा एवं धनी लोगों से प्राप्त दान द्वारा होती थी। आज सरकार के सभी देशों में एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है, हमारे देश भारत में भी। यानी जो वैदिक काल था उसमें जो गुरुकुल में जो शिष्य लोग पढ़ते थे वो वहाँ रहते भी मुफ्त में थे, उनके भोजन की व्यवस्था भी मुफ्त में होती थी, वस्त्र भी उन्हें मुफ्त में मिलता था और ये सारा खर्च जो होता था राजा और धनी लोगों के द्वारा जो दान दिया जाता था उनके तरफ से होता था। मतलब उन्हीं के द्वारा दिए गए हुए पैसे से उसका पूरा खर्चा होता था। और आज हमारे देश में भी बहुत हद तक कुछ कक्षाएं तक जो सरकार है मुफ्त शिक्षा चला रही हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी शिक्षा का रियल में एक्चुअल में क्या अर्थ है। वैदिक काल में छात्रों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद भी कभी आलस्य ना करें। मतलब वैदिक काल में जो छात्र थे उनसे ये उम्मीद उनके टीचर्स जो होते थे वो करते थे कि अगर आप पढ़ाई पूरी कर ले रहे उसके बाद भी वो अपने जीवन में कभी भी कोई आलस्य ना करे। उस काल में लोग अन्य कार्यों को करने के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त किया करते थे। आज संसार के प्राय सभी देशों में सतत शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे देश भारत में भी। मतलब उस काल में जितने लोग भी थे वो शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कोई और कार्य भी करते थे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। अब शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य था। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस काल में शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता था, उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य होता था शारीरिक और मानसिक विकास हो लोगों का, और राष्ट्रीय कर्तव्य का उनको ज्ञान करवाया जाता था कि हम क्या ऐसा चीज़ करें जिससे हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हमें एहसास हो, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है उनका ज्ञान करवाया जाता था। उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाता था, उन्हें कर्म शिक्षा दी जाती थी और इन सबके साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास किया जाता था। आज की परिस्थितियों में भी हमारी शिक्षा के ये सब उद्देश्य होने चाहिए और है भी। अर्थात हमारा प्रेजेंट में जो भी शिक्षा प्रणाली चल रहा है उसमें ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें करवाया जाता है। अलग अलग विषयों में हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है। फोर्थ पॉइंट शिक्षा का व्यापक पाठ्यचर्या। अब शिक्षा की व्यापक पाठ्यचर्या क्या है। वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। अर्थात वैदिक काल में मनुष्य का प्राकृतिक हो या समाज से रिलेटेड हो या अध्यात्म हो, इन तीनों के विकास पर जो गुरु होते थे वो बल देते थे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस समय सर्वाधिक बल भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र की शिक्षा पर बल दिया जाता था और उस समय के अनिवार्य विषय थे। मतलब कि उस समय क्या होता था ना कि सबसे ज़्यादा बल साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र इन सब चीज़ों पर दिया जाता था और उस समय ये विषय भी क्या थे, काफ़ी अनिवार्य भी थे। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो है विशिष्टीकरण। हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का शुभ आरंभ वैदिक काल में ही हो गया था। हाँ, यह बात सत्य है कि प्रारंभिक वैदिक काल में यह छात्रों की योग्यता के आधार पर होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह छात्रों के वर्ण के आधार पर होने लगा था। आज हमारे देश में ही नहीं संसार के सभी देशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
विशिष्टीकरण का क्षेत्र अति व्यापक हो गया है और छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। अर्थात अब क्या हो गया ना कि छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार वो विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हमारे देश में इस क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों की समानता का नारा बुलंद है। हमारे देश में भी ये जो व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। 6 पॉइंट, वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, नाटक और कहानी का विकास किया था। उस काल में शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया जाता था। मतलब उसमें उस समय क्या होता था वैदिक काल में कि जो गुरु होते थे वो कोशिश करते थे कि वो पढ़ाई को कितना अधिक रोचक बनाएं। यूँ आज मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान के अवसरों की सहायता से अनेक अन्य उत्तम शिक्षण विधियों का विकास हुआ है। आज हमारे वर्तमान जीवन में साइंस की, टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और उनके थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे पढ़ाई की विधियों में और भी विकास हुआ। परंतु वैदिक काल इन विधियों का महत्व आज भी है और सदैव रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ पहले से चलता आ रहा है जिसका महत्व कुछ और होता है, तो वैदिक काल का हम लोग कितने भी आगे बढ़ जाए, वैदिक कालीन जो विधियाँ थी उनका महत्व आज भी है और हमेशा रहेगा। हमें उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। 7 पॉइंट, गुरु और शिष्यों का अनुशासित जीवन। उस समय जो गुरु और शिष्य होते थे उनका जीवन जो होता था वो बहुत ही अनुशासित होता था, पूरे डिसिप्लिन में वो दोनों रहते थे। वैदिक काल में गुरुओं के नियम बड़े कठोर होते थे और गुरु शिष्य दोनों ही इनका पालन करते थे। अर्थात वैदिक काल में जो स्कूल्स होते थे उसमें वहाँ के जो नियम होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होते थे। उसका पालन शिष्यों को भी करना पड़ता था, गुरुओं को भी करना पड़ता था। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे और की करनी समान होती थी। गुरुओं के आदर्श, आहार विहार और आचार विचार का शिष्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता था और वे भी उनका पालन करते थे। कहते हैं कि जैसे गुरु होते वैसे शिष्य होते, तो जिस प्रकार गुरु मेहनत करते वैसे शिष्य भी मेहनत करते। वे दोनों सादा जीवन जीते थे, अनुशासित जीवन जीते थे। सच बात यह है कि आचरण की शिक्षा आचरण द्वारा ही दी जा सकती है। आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक स्वयं आदर्श आचरण करे, तभी शिष्य आदर्श आचरण करेगा। अब हमारे देश में क्या है, अगर टीचर अच्छे से व्यवहार करेंगे तो स्टूडेंट्स भी करेंगे, अगर टीचर अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स भी अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। 7 पॉइंट, गुरु शिष्यों के बीच मधुर संबंध। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। ऊपर से प्रेम बरसता था, नीचे से मधुरता, श्रद्धा उमड़ती थी। मतलब गुरु और शिष्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गुरु शिष्यों की पूरी देखभाल करते थे और उनके विकास के लिए कठिन परिश्रम भी करते थे और शिष्य गुरुओं का आदर करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे तथा उनकी सेवा करते थे। आज के इस भौतिकवादी भीड़ भरे समाज में वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध तो स्थापित नहीं किया जा सकते, पर यह तो अपेक्षा की ही जा सकती है कि गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित हो, उनके विकास के लिए प्रयत्नशील हो और शिष्य गुरुओं का आदर करे। उसी स्थिति में शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। अर्थात आज के युग में गुरु और शिष्य का वैसा संबंध नहीं हो सकता जैसे वैदिक काल में होता था, परंतु इतना अवश्य हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और टीचर जो हो वो फुल्ली स्टूडेंट पर मतलब समर्पित हो, उनके विकास के लिए वो कुछ भी करे और स्टूडेंट भी ऐसा ही करे। लास्ट पॉइंट, गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण और संस्कार प्रधान जीवन पद्धति। वैदिक काल में गुरुकुल प्रकृति की सूर्यमय गोद में स्थित होते थे। यहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध जल प्राप्त होता था और वातावरण एकदम शांत होता था। अर्थात यहाँ पे उस समय जो गुरुकुल होते थे ना, एकदम प्रकृति की गोद में होते थे। ऐसी जगह होते थे जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। गुरुकुलों की दूसरी विशेषता थी संस्कार प्रधान जीवन पद्धति। यानी गुरुकुल का दूसरा विशेषता था कि आपको संस्कार प्रधान जीवन जीना है। इनमें प्रवेश के समय बच्चों का उपानयन संस्कार होता था। इस संस्कार में बच्चों की मानसिक में परिवर्तन होता था। वे ब्रह्मचर्य जीवन को स्वीकार करते थे और संयमित जीवन जीते थे। शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन समारोह होता था। इस समारोह में गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देते थे और उन्हें कर्तव्य पालन का उपदेश देते थे। आज की परिस्थितियों में हमें वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से इतना तो ग्रहण करना ही चाहिए कि हमारे विद्यालय प्रदूषण रहित स्थानों पर स्थित हो, उनमें पेड़ पौधे हो, फुलवारी हो, उनके आसपास किसी प्रकार का शोर ना हो और ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।